डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं ये आपको समझना है। अगर हम किसी सॉलिड या लिक्विड का सरफेस देखें, गैसीय स्टेट में सरफेस नहीं होता है, तो जो पार्टिकल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अंदर वाले पार्टिकल से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो वो डिफरेंट क्यों होती हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे ये एक लिक्विड है और इसके बीच में कोई पार्टिकल है, तो ये चारों तरफ से दूसरे अपने जैसे दूसरे पार्टिकल से इक्वली अट्रैक्टेड होगा और इसमें एक बैलेंस से फोर्सेस होंगे इसके चारों तरफ। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि ये इधर इधर तो इसके पार्टिकल्स हैं लेकिन ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, तो ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट में भी होगा, क्योंकि जो पार्टिकल अंदर है वो अपने जैसे दूसरे एटम से चारों तरफ से अट्रैक्टेड होता है, लेकिन ऊपर वाले का यहाँ पर आगे ऊपर किसी से बॉन्ड नहीं बन रहा होता। तो इस तरह से जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो उनका एनवायरनमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी पार्टिकल से जो वो सब्सटेंस के हैं, चाहे वो सॉलिड के हैं या लिक्विड के हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। उन्हीं को हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है। तो सरफेस केमिस्ट्री को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं ये आप नोट कर लीजिए। It is that branch of chemistry which deals with the study of properties related to the particles present at the surface of a solid or liquid। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, जो कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या क्या स्टडी किया जाएगा ये आप आगे देखेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना है बहुत डिटेल में, तो एक मोस्ट कॉमन टर्म है वो है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होती है ये आपको देखना है। अगर आप कोई लिक्विड लेते हैं या कोई सॉलिड लेते हैं तो इनका जो सरफेस होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर से, जैसे आप लिक्विड के ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल या इसी तरह से कोई और, या टेल्कम पाउडर ले लें या कोई भी सब्सटेंस लें जो इसके ऊपर थ्रो करें, लाइट पार्टिकल्स हों, तो वो अपने सरफेस के ऊपर उसको अट्रैक्ट कर लेता है और उसको वहीं पर रिटेन रखता है। मतलब वो पार्टिकल्स अगर हैवी नहीं है तो वो अंदर तक बल्क में नहीं आएंगे, तो वो सरफेस के ऊपर रिटेन हो जाते हैं। इस तरह से सॉलिड कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो भी उनको क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है और वहीं पर उसको क्या करता है, रिटेन रखता है। और इस तरह से जो फिनोमिना होता है अट्रैक्ट करने का और वहीं पर रिटेन रखने का किसी भी सब्सटेंस, जैसे लिक्विड सब्सटेंस है या सॉलिड सब्सटेंस है, गैस का तो कोई सरफेस नहीं होता, इन्हीं का सरफेस होता है। तो सरफेस के ऊपर जब ये पार्टिकल्स को किसी भी दूसरे सब्सटेंस के, जैसे गैस के, तो वो पार्टिकल्स को जब अट्रैक्ट करते हैं और वहीं पर उसको रिटेन रखते हैं, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या है ये आप नोट कर लीजिए। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें आपको दो बातें और एक्सप्लेन करनी है। एक है इसका कॉज कि ये होती क्यों है एडजॉर्प्शन, इस तरह से सरफेस के जो प्रॉपर्टी इस तरह से क्यों होती है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। तो इसके लिए मैं आपको ये फोर्सेस के बारे में बताता हूँ। जैसा अभी बताया था कि जो अंदर पार्टिकल होता है इट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड विद अदर मॉलिक्यूल्स इन आर डायरेक्शन, लेकिन जो ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके फोर्सेस इधर साइड्स में और नीचे की तरफ होते हैं और ऊपर उसके फोर्सेस नहीं होते। तो यहाँ पर इसका एक रीज़न जो है अनबैलेंस्ड फोर्सेस है कि फोर्सेस बैलेंस नहीं है, इसलिए वो ऊपर से कुछ और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और सॉलिड स्टेट में देखें, जैसे यहाँ पर कोई सपोज निकल आप मेटल लेते हैं तो उसके सारे एटम्स दूसरे एटम से इस तरह से कंटिन्यूसली जुड़े होते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं वो ऊपर से बिल्कुल फ्री हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्री वैलेंसीज। तो
इसका जो काज है एडजॉर्प्शन का जो रीज़न है उसमें आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्सेस और फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फ्री वैलेंसीज होती हैं। तो ये आपको इसका रीज़न भी समझ में आ गया होगा एडजॉर्प्शन का। एक आप इसमें कोई एग्जांपल भी देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो इसमें आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कोई, जैसे सिलिका जेल है, अगर किसी ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में है, किसी ऐसे वेसल में वो रखी है जहाँ पर वाटर वेपर्स हों, तो वाटर वेपर्स जो होते हैं इस सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वाटर वेपर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, तो ये एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का। तो यहाँ से आपको एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन, उसका रीज़न और एग्जांपल जो है वो नोट कर लेना है। एडजॉर्प्शन में आगे आपको नोट करना है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो ये क्या होते हैं ये भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, सपोज ये सॉलिड सब्सटेंस है और ये किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर रहा है, तो जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। और जिस सब्सटेंस की एड्जॉर्प्शन होती है वो गैस की हो सकती है या दूसरे पार्टिकल्स की होती है, तो इस सब्सटेंस को बोलते हैं एड्जॉर्बेट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एड्जॉर्बेट क्या होता है और एड्जॉर्बेंट क्या होता है। एड्जॉर्बेंट लिक्विड का सरफेस भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और भी नोट करनी है कि अगर हम एड्जॉर्बेट को रिमूव करते हैं उसके सरफेस के ऊपर से, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। If adsorbate is removed from the surface of adsorbent, then this process is called as desorption। और एक बात आपको और भी नोट करनी है कि कभी कभी जब एड्जॉर्प्शन होती है सॉलिड के सरफेस के ऊपर, तो कई बार ये सॉलिड उतना हार्ड नहीं होता है और वो थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है। मतलब कि एड्जॉर्प्शन के साथ साथ उसमें कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। तो जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल्स का उसके बल्क में उसकी बॉडी के अंदर चले जाना, तो जब ये दोनों होती हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन भी एक टर्म है जो आपको नोट कर लेनी है और इसका एग्जांपल भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे डाइज होती हैं जो कलर करने के लिए कॉटन फाइबर के ऊपर, तो कॉटन फाइबर पर डाइज जो हैं वो एड्जॉर्ब भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉर्प्शन। एक टर्म यहाँ पर आपको और भी नोट करनी है कि अगर एड्जॉर्प्शन मेटल के सरफेस के ऊपर होती है तो उसको हम बोलते हैं अक्लूजन। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं हम कॉमनली एड्जॉर्प्शन में यूज़ करते हैं, तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये क्या क्या है आपने नोट कर लिया होगा। एक एड्जॉर्बेट है, जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा है और जिसके ऊपर हो रहा है वो एड्जॉर्बेंट है, और जब इसको रिमूव करते हैं तो ये टर्म है डिसॉर्प्शन। और एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाएं तो उसको बोलते हैं जॉर्प्शन। अगर ये एड्जॉर्प्शन मेटल के सरफेस के ऊपर हो तो उसको बोलते हैं अक्लूजन। तो इस तरह से ये सब आपको रीड करना है। आगे आपको समझना है एब्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को भी डिफ़ाइन किया गया है कि जो पासिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू द बल्क ऑफ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सॉलिड या लिक्विड के बल्क में उसके बॉडी के अंदर चला जाए तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इट इन्वॉल्व पासिंग ऑफ ए सब्सटेंस इनटू द बल्क ऑफ लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस के बीच में अगर कोई चीज़ चली जाती है उसके बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। और इसका जो एग्जांपल है ये कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को अगर ऐसे वेसल में रखा जाए जहाँ पर वाटर वेपर्स हों, तो वाटर वेपर्स उसके सरफेस के अंदर तक चले जाते हैं उसकी पूरी बॉडी में, और कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। हाइड्रेटेड फॉर्म में मतलब कि उसका फार्मूला ही चेंज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर कर जाते हैं उसकी
बॉडी में, तो ये फिनोमिना जो होता है ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही आपको समझना है। आगे आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये यहाँ से नोट कर लेते हैं। तो एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। ये बॉडी के सरफेस के ऊपर होता है। तो इसमें लिखा है इट ऑकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एड्जॉर्बेंट के ही सरफेस के ऊपर यह फिनोमिना रहता है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ ए बल्क फिनोमिना, मतलब कि ये उसके पूरे अंदर तक चला जाता है। तो इट ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। तो जिस मटेरियल पर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो उसके पूरी बॉडी में होती है एक जैसी। तो सेकंड पॉइंट ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क में तो कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होगी, और जो भी होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस के ऊपर। तो बाहर वाली कंसंट्रेशन अंदर वाली कंसंट्रेशन से डिफरेंट होगी, क्योंकि अंदर तो नेग्लिजिबल ही कंसंट्रेशन है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें क्या हो रही है, एड्जॉर्प्शन हो रही है। तो कंसंट्रेशन यहाँ और यहाँ में डिफरेंट होगी, जो क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो हुई है वो सरफेस के ऊपर हुई है और बहुत ही कम अमाउंट इसकी अंदर जाती है। अगर वो ज़्यादा चली जाती है फिर तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ और यहाँ में कंसंट्रेशन इस केस में होगी डिफरेंट, और इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऊपर है वो धीरे धीरे अंदर तक चली जाती है, तो उसके पूरी बॉडी में सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट रहती है। और थर्ड पॉइंट आपको नोट करना है, इट्स रेट इज़ हाई इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में ये प्रोसेस बहुत हाई होती है और बाद में उसका रेट मतलब उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। जैसे ये सॉलिड है, इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हुई, फिर थोड़ी और हुई, फिर थोड़ी और हुई, तो जब वहाँ पे एक सैचुरेशन स्टेट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सरफेस भर जाता है, तो फिर वो प्रोसेस जो है उसकी स्पीड जो है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होती है। लेकिन इस केस में रेट जो है, स्पीड जो है वो थ्रू आउट सेम रहती है, और लास्ट में वो प्रोसेस बंद हो जाती है जब पूरे सॉलिड या किसी भी मटेरियल के अंदर एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है, तो उसके बाद वो प्रोसेस हो जाती है बंद, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो थ्रू आउट सेम रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस ऑफ बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये आपको नोट कर लेने हैं। आगे हम समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होती है, ये हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम कोई लिक्विड लेते हैं, ये कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है उसमें मींस कि सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। इसके अंदर हम कोई दूसरा सब्सटेंस डिप कर देते हैं जिसको हम एड्जॉर्बेंट कह रहे हैं। तो अगर ये जो एड्जॉर्बेंट जो हमने इसमें डाला है, ये सॉल्यूशन के अंदर से सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर ले, सिर्फ सॉल्यूट को, और फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें इस एड्जॉर्बेंट को, तो फिर क्या होगा बचे हुए सॉल्यूशन में, ये मैं रिमेनिंग सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसने जो एड्जॉर्बेंट हमने डाला है ये सिर्फ सॉल्यूट को ही एड्जॉर्ब कर पा रहा है और सॉल्वेंट को नहीं कर पा रहा है। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस बचे हुए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो इस तरह की एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये हमने लिक्विड लिया और उसमें कोई सब्सटेंस डाला इस टाइप का कि उसने सिर्फ इस ये लिक्विड क्या है, सॉल्यूशन है, इसमें से सिर्फ सपोज उसने सॉल्वेंट को अपने सरफेस के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और जब हमने इसको रिमूव किया तो सॉल्वेंट कंपैरेटिवली कम हो गया। तो जो सॉल्वेंट कम हो गया तो उसमें रिलेटिव कंसंट्रेशन पहले के मुकाबले में जो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये कई बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कैसे हो जाएगी। देखिए इसमें सॉल्यूशन में से जब हम कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं जो एड्जॉर्बेंट है और वो सॉल्वेंट को ले जाता है अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करके, तो सॉल्वेंट कंपैरेटिवली डिक्रीज़ हो जाता है। तो सॉल्वेंट अगर कम हो जाता है तो उसमें नेचुरली सॉल्यूट तो पहले जितना ही है, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन इन दैट सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।
जाएगी रिमेनिंग सोल्यूशन में। तो इस तरह की कंसंट्रेशन को बोलते हैं, इस तरह की एडजॉर्प्शन को बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इज़ नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आप देखेंगे कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप की होती है। तो इसमें हम मेनली कर रहे हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। तो एडजॉर्प्शन होती है टू टाइप्स की, एक होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होती है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इन दोनों को आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो गैस सॉलिड मान लीजिए लेते हैं हम एज ए एडजॉर्बेंट और उसके ऊपर कोई गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होती है, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्सेस जो गैस जिस फोर्स से गैस सॉलिड के ऊपर हेल्ड होगी, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये वीक फोर्सेस होते हैं। इनको आप कह सकते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए वंडरवाल फोर्सेस आपको पता ही है वीक होते हैं, तो इसलिए इसको वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। और इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हल्के हल्के होते हैं और इसको आप शॉर्ट में फिजियोर्प्शन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स वीक फोर्सेस से मींस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर सॉलिड के ऊपर हेल्ड अप होती है। और आगे देखते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो सॉलिड एडजॉर्बेंट होता है उसके ऊपर अगर एडजॉर्बेट गैस है पहले की तरह, तो वो इस तरह से जुड़ती है कि जैसे कोई केमिकल बॉन्ड बना लिया हो। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, या आप इसको लिख सकते हैं सिमिलर टू दोज ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। सिमिलर टू दोज ऑफ ए केमिकल बॉन्ड मीन्स कि ये जस्ट लाइक बॉन्ड बना लेते हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होते हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, केमिजॉर्प्शन बोल सकते हैं, या इसको लैंगमियर एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। ये किसी साइंटिस्ट का नेम है, लैंगमियर एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन को ही कहते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं और इस तरह से यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये एक सिंगल ही लेयर इसकी बनती है, जबकि आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक के ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेशक वीक हैं तो इसको मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बोलते हैं। और जब ये गैस किसी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होती है तो इस तरह से लगता है कि जैसे इसने कोई कंपाउंड फॉर्मेशन कर ली हो। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस कंपाउंड। हालांकि ऐसा कोई सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो नहीं होता है। और आपको ये भी पता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एडजॉर्प्शन होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब कि निकलती है। तो अगर 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट लेते हैं, गैस ही है, जैसे कि 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट जो है किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर या किसी दूसरे एडजॉर्बेंट के ऊपर जब एडजॉर्ब होती है तो अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होगी उस केस में 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट के लिए उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये भी आपको नोट करना है कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। इसमें हीट की जगह कई बुक्स में लिखा होता है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। The amount of heat evolved when 1 mole of an adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent is called as heat of adsorption or एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट करना है। एक बात आपको और भी नोट करनी है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे यहाँ से गैस जो है वो एस्केप हो जाती है अगर आप इसको गर्म करेंगे तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो फिज़िकल एडजॉर्प्शन है वो तो होती है डिक्रीज़, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो है पहले थोड़ा इंक्रीज़ होती है। मतलब इसको थोड़ा केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन की तरह एनर्जी चाहिए होती है। जैसे पिछले चैप्टर में आपने एक एनर्जी पढ़ी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी से ये प्रोसेस थोड़ी और तेज़ हो जाती है। तो कभी कभी केमिकल एडजॉर्प्शन को एनर्जी देकर कराना पड़ता है। तो इस तरह की एडजॉर्प्शन को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। हालांकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी इस तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को आपने बड़े ध्यान से समझ लेना है, ताकि आपको जब इनका डिफरेंस स्टडी करें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो ये बातें आपने देख लेना है कि फोर्सेस इसमें वीक हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं जबकि इसमें सिंगल लेयर बनती है। और इसमें जो हीट इवॉल्व होती है, ये भी ध्यान रखना है कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल के केस में हाई होती है और फिजिकल के केस में लो होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से समझ लेने हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये आप नोट कर लीजिए। फिजिकल एडजॉर्प्शन में फर्स्ट पॉइंट है द फोर्सेस आर वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको पता है कि सॉलिड्स के ऊपर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हेल्ड अप हुए हैं तो बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से होते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में, जिसको हम वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन में फोर्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिमिलर टू दोज ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। इसमें जो एडजॉर्प्शन होती है वो बहुत अच्छे से होती है और वो उस सॉलिड के साथ गैस मॉलिक्यूल कोई बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको पहले से ही पता था। और सेकंड पॉइंट देखिए, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ लो। इसमें जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन आपको पता है कि जब 1 मोल ऑफ गैस एडजॉर्ब होती है किसी सॉलिड के ऊपर तो जितनी हीट इवॉल्व होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल के केस में तो काफ़ी कम होती है क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल उसके साथ कोई बॉन्ड तो नहीं बनाते हैं और वो हल्का हल्का ही उसके ऊपर हेल्ड अप होते हैं। और ये 20 to 40 किलो जूल पर मोल ऑलमोस्ट इस रेंज में रहती है। और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक होती है तो उसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो रहती है वो हाई रहती है, 40 to 4000 किलो जूल पर मोल ऑलमोस्ट इस रेंज में। और थर्ड पॉइंट है नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस। वो गैस मॉलिक्यूल उसके साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बस वो हल्का सा उसके ऊपर हेल्ड होते हैं। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उस केस में सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जब बॉन्ड बना लेते हैं तो इस तरह से एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम सरफेस कंपाउंड बोलते हैं। तो वो सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन होती है केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो ये भी आपको नोट करना है। और फोर्थ पॉइंट देखना है ध्यान से, इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस तो यहाँ से एस्केप हो जाएगी, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में भी कम होती है, लेकिन ये एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले इंक्रीज होती है और बाद में फिर डिक्रीज होती है। तो ये पहले इंक्रीज क्यों होती है आपको पता है, इसके लिए थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब आप टेम्परेचर देते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो ये एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है लेकिन बाद में डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा आप बाद में अगले लेक्चर में ग्राफ से भी समझ पाएंगे। आगे फिफ्थ पॉइंट है इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। तो इसमें एडजॉर्प्शन जब होती है फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो इस तरह की जो लेयर्स बनती हैं, थोड़ा सा ये आपको अच्छे से बना लेना है, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। लेकिन इसमें आपको पता है कि सिर्फ एक ही लेयर रहती है जो उससे डायरेक्ट बॉन्ड बना रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर लेयर। तो इस तरीके से ये एडजॉर्प्शन रहती है। और एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं, डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में आप क्या लिखेंगे, इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट्स आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में जो डिफरेंस है ये आपको ठीक से नोट कर लेने हैं। और एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट और इस पूरी प्रोसेस को ख़ास तौर से ये जो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है।